नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। जी बिल्कुल, हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में ये देख लिया कि हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से RX बनाया जाता है ना, कि किस प्रकार किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ में अपन कैसे कैसे करके हेलोजन को जोड़ सकते हैं। ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमने बनाया है हेलो एल्केन RX है ना, जैसे भाई मान लो कि कार्बन श्रृंखला के साथ में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जोड़ के हमने जैसे तैसे बनाया, डार्जन अभिक्रिया देखी, ल्यूकास अभिकर्मक के कार्य देखे है ना, कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है, पिरिडीन का क्या उपयोग होता है, ये सब हमने देख लिया। अगर किसी भी बच्चे ने ये नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर यूट्यूब पर हमारे पुराने लेक्चर्स देख के आए, ताकि आगे वाली सारी क्लास है वो आपके लिए एकदम फ्रेंडली लगे आपको, है ना। तो अब आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। निर्माण की विधियां पूरी हो गई, अब जो बना है वो क्या बनाएगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड वालों का एकदम क्लोजली सवाल है भाई, वो है ना, हर साल कभी मैकेनिज्म पूछता है, कभी उनसे संबंधित कोई भी त्रिविम रसायन के बारे में पूछता है। तो आज हम बात करेंगे SN1 और SN2 के बारे में। SN1 SN2 क्या होती है, तो बने रहे हमारे साथ, कॉपी और पेन लेकर कुर्सी की पेटी बांध ले। तो देखो, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एल्केन बहुत सारी अभिक्रिया दर्शाता है, विलोपन अभिक्रिया दर्शाता है, धातु के साथ अभिक्रिया दर्शाता है। और आज हम जिस अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की नाभिक स्नेही क्या होता है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हमारी जो पहली अभिक्रिया रहेगी इनकी, वो कौन सी रहेगी? हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हेलो एल्केन क्या होता है ये तो आपने पता है, बना लिया। अब आपके लिए नया नाम आया सर, नाभिक स्नेही। क्या नाम आया? नाभिक स्नेही, है ना। नाभिक स्नेही क्या होता है? व्हाट इज नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। देखो इधर कोई भी जो परमाणु होता है ना, सबसे पहले आज पहले नाभिक स्नेही की बात करते हैं। देखो नाभिक स्नेही क्या होता है ना। अभिक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही या दूसरा नाम आ सकता है नाभिक रागी, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक या फाइल, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। देखो कोई भी परमाणु होता है ना, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। कहने का मतलब नाभिक के अंदर क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होगा? नाभिक स्नेही का मतलब होगा सर नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक से प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला। ये नाभिक से प्रेम करेगा और नाभिक के अंदर प्लस है। और प्रेम कब होता है? प्रेम मतलब स्नेह मतलब अटैचमेंट, आकर्षण, अट्रैक्शन कब होगा? कि दो सेम चार्ज के बीच में होता है या अपोजिट चार्ज के बीच में होता है? आपके आंसर में आप बताओगे कि सर बिल्कुल अपोजिट चार्ज है, उनके अंदर आकर्षण होता है। तो ये जो नाभिक स्नेही है ये नाभिक से स्नेह करेगा, नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसके खुद के ऊपर क्या चार्ज रहेगा सर? खुद के ऊपर क्या रहेगा? खुद के ऊपर जो चार्ज है वो रहेगा सर माइनस चार्ज, नेगेटिव आवेशित रहेगा ये। और इसको न्यूक्लियोफाइल का NU लिखते हैं और ऊपर माइनस लिखते हैं। तो ये NU साइन है, वो NU आपको क्या बताता है कि मैं क्या हूं सर? नाभिक रागी हूं या नाभिक स्नेही। क्या है? नाभिक स्नेही। एक और नाम आता है वो हमारे आगे आएगा, जिसका नाम है सर इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन से स्नेह मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है सर? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो इसको E के ऊपर प्लस लगा के डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है नाभिक स्नेही वो रहेंगे जिनके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब नाभिक स्नेही कौन कौन से हो सकते हैं इनके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो Cl माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, है ना, F माइनस हो गया, I माइनस हो गया,
जिन जिन के ऊपर आपको माइनस दिखाई दे रहा है वो सब के सब आपके क्या रहेंगे सर, नाभिक स्नेही रहेंगे, क्योंकि जो नाभिक से स्नेह करेगा, नाभिक के अंदर खुद के अंदर प्लस चार्ज है और इसके अंदर क्या चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन से नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा तो खुद के ऊपर क्या चार्ज रहेगा सर, खुद के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या होते हैं, नाभिक स्नेह क्या होते हैं। तो हम आज वो अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें हेलो एल्केन से जुड़ा जो हेलोजन परमाणु है। हेलो एल्केन क्या होता है, देखो हेलो एल्केन के अंदर होता है आर एक्स होता है ना। इसमें विद्युत ऋणता एक्स की ज्यादा है भाई, एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से कुछ हो सकता है। तो जो एक्स है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर क्या रहेगा सर, माइनस रहेगा, और इसके ऊपर क्या रहेगा, प्लस। इस एक्स के ऊपर भी माइनस आया तो ये एक्स क्या होगा, खुद नाभिक स्नेही होगा। इस नाभिक स्नेही को हटाकर कोई दूसरा नाभिक स्नेही इसकी जगह आ जाएगा तो वही क्या कहलाएगी सर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। है आपके भेजे में थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, हम अभिक्रिया करेंगे तब और समझ में आएगी। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं, जिनके खुद के ऊपर क्या है, माइनस है। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर होगा क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कि एक नाभिक स्नेही हेलो एल्केन के जो हेलोजन है उसका प्रतिस्थापन कर देगा, या एक नाभिक स्नेही की जगह दूसरा नाभिक स्नेही आकर बैठ जाएगा। यही क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार वापस से मैं इसको हेडिंग में ले लेता हूं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और किसकी, हेलो एल्केन की सर। हेलो एल्केन के अंदर नाभिक स्नेही कौन है सर, एल्केन है या हेलोजन है सर, हेलोजन है। हेलोजन के ऊपर माइनस देखा है हमने, हम देखते आ रहे हैं, 5-6 दिन हो गए देख रहे हैं ना। तो देखो ये मान लो कि आपके पास में क्या है, हेलो एल्केन है ना, आर और एक्स है, ठीक है। और इनके साथ में आपने कोई जोड़ दिया नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया NU के ऊपर क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया, ठीक है ना। छोटा NU भी लिख सकते हो आप, कहीं कहीं में छोटा कहीं पे बड़ा लिखा रहता है, हम छोटा लिख देते हैं। चलो NU के ऊपर क्या लिख दो आप, माइनस, ये नाभिक स्नेही हो गया। यहाँ पर होगा क्या कि जो RX है, RX में बंद के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा हेलोजन, तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। इस माइनस वाले को ये माइनस वाला हटा देगा और इसकी जगह आकर ये बैठ जाएगा, तो यहाँ पर R के साथ में NU जुड़ जाएगा और प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा, X माइनस निकल जाएगा। ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। देखो भाई ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया है ना। अब हुआ क्या यहाँ पर, जैसे मान लो कि मैंने लिखा CH3Cl प्लस में मैंने लिख दिया OH माइनस, ये ऐसे होगा। अगर एक रिएक्शन लेके देखूं मैं, ये तो मैंने कॉमन बात की, एक रिएक्शन लेके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने जो रिएक्शन लिखी इसमें देखो हुआ क्या, ये Cl है, इसके ऊपर माइनस है और इसके ऊपर प्लस है। इस Cl को रिप्लेस कर देगा, ये OH माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3OH, और प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा सर, Cl माइनस। ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई कि एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही ने क्या कर दिया सर, प्रतिस्थापन कर दिया, या एक माइनस वाले ने दूसरे माइनस वाले को हटाकर उसकी जगह आकर बैठ गया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही हेलो एल्केन के नाभिक स्नेही, हेलो एल्केन के नाभिक स्नेही, या मैं लिख सकता हूं किसको, हेलोजन को, जिसके ऊपर X माइनस होता है, को क्या कर देता है सर, प्रतिस्थापित कर देता है भाई, उसकी जगह आकर खुद बैठ जाता है। ये क्या कहलाती है सर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये सबको क्लियर है। अब जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना टाबरो, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि के आधार पर 2 प्रकार की होती है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, है ना। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल इस चैप्टर से वो है SN1 और SN2 अभिक्रिया। तो आज हम जानेंगे अब उनकी क्रियाविधि, उनसे रिलेटेड कुछ बातें कैसे क्या होती है, सबसे इजी टॉपिक है ना। तो जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि RX प्लस में NU माइनस, ये NU माइनस और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, R के साथ में NU और प्लस में क्या जुड़ गया, X माइनस। ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, ये सर क्रियाविधि के आधार पर, किसके आधार पर,
कि कौन सा पेन ले ले भाई, ये ले लो। चलो, ये अभिक्रिया है वो क्रिया विधि के आधार पर कितने टाइप की होती है सर? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है सर? पहली अभिक्रिया होगी SN1 अभिक्रिया और दूसरी होगी सर SN2 अभिक्रिया। SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है वो भी हम जानेंगे। तो पहली तो हो गई SN1 और दूसरी कौन सी हो जाएगी सर? SN2 अभिक्रिया, है ना। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सर सब्स्टिट्यूशन, है ना, जिसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। और एक है तो ये एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और ये है सर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इन दोनों का पूरा नाम लिख देता हूं मैं। ये तो होगी सर एका अणुक या एक अणुक, एका अणुक लिख देते हैं डायरेक्ट ही, एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये कौन सी हो जाएगी सर? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्रिया विधि के आधार पर कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है सर? 2 प्रकार की, SN1 और SN2। ठीक है, बेसिक आपको समझ में आ गया कि भाई कैसे एक नाभिक स्नेही है वो दूसरे नाभिक स्नेही को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। अब हम दोनों के बारे में देखेंगे, SN1 और SN2, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो SN1 को क्या बोलते हैं? एकाणुक, और SN2 को क्या बोलते हैं सर? द्विअणुक, है ना। तो मैं एक साइड में लिख देता हूँ SN1 और एक साइड में लिख देता हूँ क्या? SN2, है ना। तो यहाँ पर तो हम बात करेंगे किसकी? SN1 की, और यहाँ पर किसकी बात करेंगे अपन? SN2 की। ठीक है, सबसे पहली लाइन में आपको बोल देता हूं कि जो SN1 अभिक्रिया है ये 2 पदों में संपन्न होती है, और SN2 अभिक्रिया है वो 1 पद में संपन्न होती है। और इनका पूरा नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये राजस्थान बोर्ड ने इसी साल सवाल पूछा था भाई, है ना, कि क्रिया विधि बताओ, और इसका क्या नाम हो जाएगा? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। अब होगा क्या कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है ना SN1 कितने पदों में संपन्न होगी सर? ये 2 पदों में संपन्न होगी। जो SN1 अभिक्रिया है यह 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। और जो SN2 अभिक्रिया है यह 1 पद में संपन्न होती है। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा सर 2 इसके आगे लिखा और पद 1 लिख रहे हो। सर ये 1 और 2 किस लिए लिखा है वो आपको आगे समझ में आएगा वेग निर्धारक पद में। यहाँ पर केवल आपको ये याद रखना है कि SN1 में कितने स्टेप? 2, और SN2 में कितना? 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा इसका स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्रिया विधि पढ़ रहे हैं इनकी, सॉरी, यहाँ पर इनकी क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्रिया विधि। SN1 और SN2 की क्या पढ़ी जा रही है? यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ी जा रही है ना, क्रिया विधि पढ़ रहे हैं हम इनकी। तो क्रिया विधि के अंदर स्टेप फर्स्ट क्या होगा SN1 का? देखो इधर, स्टेप फर्स्ट में होगा सर कार्ब धनायन का निर्माण। क्या होगा बच्चों? कार्ब धनायन का निर्माण। के सबसे पहले यहाँ पर हेलो एल्केन के अंदर जब नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, भाई नाभिक स्नेही आक्रमण करता है या नाभिक स्नेही आकर जुड़ता है, तो नाभिक स्नेही जुड़ने से पहले SN1 अभिक्रिया में क्या बनेगा सर? कार्ब धनायन बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये कि मैंने लिखा ये कार्बन, इधर लिख देता हूं थोड़ा, ये कार्बन है, इसके साथ में यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl। ये एक हेलो एल्केन है। ठीक है,
3 डिग्री है, ये ध्यान रखना कैसा है, ये 3 डिग्री एल्केन है ना। और सबसे ज्यादा जो SN1 है वो 3 डिग्री देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब ये पहले ही बता देता हूं मैं, ये कौन सा है, 3 डिग्री है। सबसे ज्यादा जो SN1 है वो 3 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री देता है। क्यों देता है, कारण क्या है, कारण ये है सर कि यहां पर कार्बोधनायन बनता है, और कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है सर, 3 डिग्री होता है। कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो यहां पर होगा क्या, कार्बोधनायन बनेगा कैसे कि ये जो बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी ओर खींचेगा, बताओ, कार्बन या क्लोरीन। सर क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर क्या आएगा सर, प्लस आएगा। आई सबने बात समझ में। तो यहां पर होगा क्या, ये पद है ना, ये धीमा पद होगा, ये काम बहुत ही स्लो होता है ना। तो इसको कौन सा पद लिखते हैं, धीमा पद या स्लो स्टेप बोलते हैं इसको। ये धीमी गति से होगा, तो बंध के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा Cl अपनी तरफ। तो इस कार्बन की रियल स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, है ना, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये एक प्लेन नजर आएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, Cl के ऊपर तो माइनस आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्या बन गया सर, ये बन गया कार्बोकेटाइन या कार्बोधनायन बन गया। बन गया नहीं बन गया कार्बोधनायन, जी बिल्कुल कार्बोधनायन बन गया। और दूसरे स्टेप में क्या होगा सर, दूसरे स्टेप में जो कार्बोधनायन है उसके ऊपर नाभिक स्नेही आकर आक्रमण करेगा। क्या करेगा सर दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होगा, कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण, सॉरी नाभिक स्नेही के ऊपर माइनस होता है, मैंने प्लस लिख दिया। कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण हो गया, है ना। अब देखो ये जो कार्बोधनायन है, ये कार्बोधनायन ऐसे बना हमारे पास में, ये कार्बन, ये यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे CH3, इसके ऊपर प्लस, और कोई भी नाभिक स्नेही मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, OH माइनस। तो ये OH माइनस है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर है इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की, वो ऐसी प्लेन होती है, मतलब जो OH माइनस है वो आगे से भी अटैक कर सकता है, और किधर से अटैक कर सकता है सर, पीछे से भी अटैक कर सकता है। कि ये जो OH माइनस है ये इस प्लस से ऐसे आकर भी जुड़ सकता है, और ऐसे आकर भी जुड़ सकता है। तो इसमें दोनों साइड से अटैक हो सकता है। और SN2 में क्या होगा, SN2 में ओनली बैक साइड अटैक होगा, ओनली बैक साइड से अटैक करेगा। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसके अंदर जो कार्बन है इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर ये OH माइनस जुड़ेगा, तो ये आगे से भी जुड़ सकता है, और किधर से जुड़ सकता है सर, पीछे से भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में एक ऊपर क्या लगा है, CH3, भाई दोनों साइड में क्या लगे है, CH3, और एक यहाँ पर भी क्या लगा है, CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा है। तो या तो ये आकर OH सामने से जुड़ सकता है, या फिर ये कैसे जुड़ सकता है कि ये कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और ये कैसे जुड़ सकता है सर, पीछे से भी जुड़ सकता है। ये आगे और पीछे दोनों साइड से जुड़ सकते हैं। जब ये दोनों साइड से एक साथ जुड़ सकते हैं तो इनको बोलते हैं सर रेशमिक मिश्रण, है ना। इन दोनों की मतलब रेशियो कितना होता है, 50% होता है। ये 50% और ये 50%, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। भाई 50% डी समावेवी, 50% एल समावेवी क्या है ये अभी आगे समझ में आएगा। अभी आप इतना याद रखें कि जो OH माइनस है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, कि दो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो एक दूसरे की अपोजिट होती है ना, जो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। एक है ना इधर घूमेगी, एक इधर घूमेगी, तो दोनों का घूर्णन कोण है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये आपने प्रकाशिक समावयवता में 11th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर यहाँ पर अपन आगे बताएंगे और कि कैसे होता है ये। तो ये जो पद होता है ये कैसा पद होता है सर, ये तीव्र पद होता है। ये कैसा पद होता है, तीव्र पद। और ये कैसा पद होता है, धीमा पद होता है। तो SN1 में कितने पद बने सर, 2। पहले में क्या हुआ सर, पहले में कार्बोधनायन का निर्माण हुआ, और ये सबसे ज्यादा कौन दर्शाएगा, 3 डिग्री। सर 1 डिग्री क्यों कम दर्शाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोधनायन बनता है, और जो 1 डिग्री अगर हेलोएल्केन रहेगा उसका जो कार्बोधनायन है वो कम स्टेबल होगा। जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। और सेकंड पद में क्या होगा सर, इसमें नाभिक स्नेही का क्या होगा सर, आक्रमण होगा। आई सबको बात समझ में। अब जो SN2 अभिक्रिया है ये कितने पद में संपन्न हो रही है सर, 1 पद में संपन्न हो रही है। क्या हो रही है सर, एक ही चरण में संपन्न होती है। ये कैसे होता है यहाँ पर, और ये सबसे ज्यादा कौन दर्शाता है सर, ये सबसे ज्यादा दर्शाता है सर कौन, 1 डिग्री हेलोएल्केन। और 1 डिग्री हेलोएल्केन क्यों दर्शाता है वो भी अपन बात करेंगे। कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा ये कार्बन, यहाँ पे CH3, और इसके साथ में 2 क्या जोड़ दूं मैं, हाइड्रोजन, और ये मैंने यहाँ पर Cl जोड़ दिया। ये 1 डिग्री हेलोएल्केन है भाई, ये कार्बन है, इससे डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है। तो इसके ऊपर आक्रमण होगा किसका, OH माइनस का। किसका होगा, OH माइनस का। ये OH माइनस है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा कैसे घूमेगा, कैसे अटैक करेगा सर, ये
बैक साइड से अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? बैक साइड से, है ना। कैसे अटैक करेगा? बैक साइड से। होगा क्या कि ये किसकी जगह ले लेगा? ये जो Cl है ना, इसकी जगह कौन ले लेगा सर? ये OH ले लेगा और Cl को क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पर रियल में कि रियल में जब ये जुड़ने आता है OH माइनस, तो हल्का हल्का कौन बाहर निकलता है सर? Cl माइनस बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एक समय को हुआ क्या कि ये कार्बन है, ये CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो हल्का हल्का बाहर कौन निकल रहा है? Cl, और हल्का हल्का कौन जुड़ रहा है? OH। ये मतलब जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है इसके अंदर। तो ये जो बनती है इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था का मतलब है कि यहाँ पर जिसको जाना है वो जा रहा है, जिसको आना है वो आ रहा है। कि भाई इधर से वो क्या बोल रहे हैं, धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है ना। वो एक गाना है ना कि जैसे जैसे बारात तोरण पे आती है वैसे वैसे औरतों में ऐसे एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है ना, बीन देखा जी हाँ उगोट है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो Cl है वो जैसे जैसे आगे निकल रहा है वैसे वैसे कौन आकर जुड़ रहा है? OH माइनस। इसकी जगह खाली हो रही है और वो भर रहा है ना। भाई जिमते जाओ, निकलते जाओ, पंगत खाली करते जाओ, है ना। तो ये हमें फील्ड दे रहा है। और ये जो संक्रमण अवस्था है वो क्या होती है? अस्थायी। बींद के तोरण पे आने की खुशी अस्थायी होती है, असलियत बाद में पता चलती है बींद कैसा है ना। तो ये कैसा होगा? अस्थायी। और फिर क्या होगा, जैसे ये अस्थायी प्रक्रम खत्म हो जाता है तो ये जो कार्बन है इसके साथ में यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे भाई साहब कौन आकर जुड़ जाते हैं? OH। और ये एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दिया और कितने पद में काम कंप्लीट हो गया सर? एक ही पद में काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखना जो अटैक होगा वो कैसा होगा सर? बैक साइड होगा। 100% कैसा अटैक होगा? बैक साइड ही अटैक होगा। ये याद रखना कि इस अभिक्रिया में 100% कैसा अटैक होता है? बैक साइड अटैक होता है। ये याद रखें आप कि इस अभिक्रिया के अंदर 100% कैसा अटैक होगा? बैक साइड अटैक होगा। तो ये मैंने आपको क्रियाविधि बताई, इससे जुड़ी बातें भी बताऊंगा। एक बार से मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं आपको। SN1 और SN2 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन की, कि हेलो एल्केन के अंदर एल्केन मतलब कार्बन चेन है और हेलोजन है। हेलोजन के ऊपर माइनस, नाभिक स्नेही जो रहेगा उसके ऊपर माइनस रहेगा। तो हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन है वो नाभिक स्नेही है, उसको हटाकर कोई ऐसा परमाणु आकर जुड़ेगा जिसके ऊपर खुद के ऊपर क्या है? माइनस है, तो वो उसको हटा देगा। तो एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को हटाया, इसी को क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्रियाविधि के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की, एक SN1 और एक SN2, है ना। SN1 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? कार्ब धनायन का। ये 2 पदों में होती है, ये 1 पद में होती है। तो सबसे पहले पद में इसमें कार्ब धनायन बनता है। और कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है सर? 3 डिग्री होता है। तो ये सबसे ज्यादा कौन दर्शाएगा सर? 3 डिग्री हेलो एल्केन दर्शाएगा। ठीक है। और यहां पर जैसे कार्ब धनायन बन गया तो दूसरे पद में नाभिक स्नेही आकर क्या करेगा सर? आक्रमण करेगा। और ये पद धीमा धीमा होता है। और ये हमेशा याद रखना, आप जब आगे पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे किसके अंदर? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, कि वह अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया अगर एक से ज्यादा पदों में हो रही है तो अभिक्रिया का वेग उस पद पर निर्भर करेगा जो धीमी गति से होता है। कौन सी गति से होता है? धीमी। भाई तेज हो रहा है तो फट से निकल गया, उसमें आप क्या कंक्लूजन निकाल पाओगे? आपको कंक्लूजन निकालना है तो वो हमेशा ध्यान रखना। अभी आप केवल ये समझे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है? कि अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। भाई ये अभिकारक है, इसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन कौन से पद पर निर्भर करेगा? वो धीमे पद पर निर्भर करेगा। कौन से पद पर निर्भर करेगा सर? धीमे पद पर। तो इस धीमे पद में देखो अभिकारक कितना है? 1 है। तो इस अभिक्रिया का वेग कितने अणु पर निर्भर किया? 1 पर। इस अभिक्रिया में देखो ये एक ही पद में हो रही है और इस पद में अभिकारक कितने हैं? 2 है। तो कितने अणुओं पर निर्भर किया? इस अभिक्रिया का वेग 2 अणुओं पर निर्भर किया, इसलिए इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इसको क्या बोलते हैं सर? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोलते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग है वो एक ही अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है और इसके अंदर अभिकारक की सांद्रता के अभिकारक है कितने? 2 अणु हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। इसके अंदर जो नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है वो आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है ना। 50% आगे से होने के चांस है, 50% पीछे से होने के चांस है ना। तो यहां पर होता क्या है कि एक दूसरे का रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है ना। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? इस अभिक्रिया के अंदर 100% है वो H माइनस है, वो पीछे से आकर अटैक करता है। इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन बोला जाता है इसको। कि ये क्या करता है? ये यहां पर इधर जुड़ा था माइनस, अब आकर पीछे जुड़ गया, मतलब इसने आवेश को बदल दिया, आवेश की दिशा को बदल दिया। इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन बोला जाता है।
तो रेशमिक मिश्रण तो बनता है SN1 में, और वाल्डन प्रतिपन्न या विन्यास का प्रतिपन्न किसके अंदर होता है सर? SN2 के अंदर होता है। आई सबको बात समझ में? अब और कुछ बातें लिखते हैं अपन इनके बारे में। देखो ये तो क्रियाविधि थी, अभी केवल क्रियाविधि को समझे आप कि ये 2 पद में हो रही है, ये 1 पद में हो रही है। इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें नहीं बनता। इसमें क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है, जो अस्थायी होती है। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या? ऐसी अवस्था जो हमें बता रही है कि क्या हो रहा है या हुआ है। ये तो लास्ट की अवस्था है, क्या हो रहा है वो कौन सी अवस्था है सर? संक्रमण अवस्था है। अब एक बार से वापस से मैं इधर दोनों की रेट को ऐसे लिख देता हूं कि ये SN1 है और ये यहां पर कौन सी अभिक्रिया है? SN2 है। ठीक है, इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा? संक्रमण अवस्था बनेगी। ये 2 पद में होगी, ये 1 पद में होगी। ठीक है ना? तो अब देखो इनका वेग देखते हैं अपन। सबसे पहले अभिक्रिया वेग देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है। तो यहां पर देखेंगे क्या सर? अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग देखेंगे, है ना? अभिक्रिया का वेग है ना, उसको लिखते हैं सर R से। किससे लिखते हैं? R से, स्मॉल r से लिखा जाता है ना? और ये किस पर निर्भर करेगा? ये करेगा, ये समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह रखते ही समानुपाती स्थिरांक k, और यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता। और अभिकारक कितना है इसके अंदर? 1 है। ये देखो, ये देखो धीमे पद पर निर्भर करेगा, ये भी ध्यान रखना। इस अभिक्रिया का वेग हमेशा किस पर निर्भर करता है सर? धीमे पर निर्भर करता है। और धीमे पद में कितना अभिकारक है सर? 1 ही है। कैसा है? 1 है ना? और इसके अंदर देखो 1 और 2 कितने अभिकारक है? 2। ठीक है, एक तो हेलोएल्केन है और एक क्या है? OH। इसमें केवल कौन है सर? हेलोएल्केन ही है। तो यहां पर इस अभिक्रिया का जो वेग है, सॉरी, यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो वेग है, इसमें जो एक ही अणु है, कौन? हेलोएल्केन, इसके ऊपर ये इस अभिक्रिया का वेग क्या कर रहा है सर? निर्भर कर रहा है। आई सबको बात समझ में? इस अभिक्रिया की अगर मैं वेग की बात करूं तो इस अभिक्रिया का वेग या रेट है वो R बराबर क्या होगा सर? K। और अभिकारक में कितने अणु है सर? अभी देखा था हमने 2 अणु है। देखो यहाँ पर एक तो ये रहा और एक ये रहा, है ना? एक तो नाभिक से नहीं है और एक कौन है सर? एक हेलोएल्केन है। एक तो नाभिक से नहीं है और एक कौन है सर? हेलोएल्केन है। तो एक तो हेलोएल्केन और एक कौन है? नाभिक से नहीं, Nu-। तो बताओ इस अभिक्रिया का वेग कितने अणु पर? 1 अणु पर निर्भर कर रहा है। और इस अभिक्रिया का वेग है वो कितने अणुओं पर निर्भर कर रहा है सर? 2 पर निर्भर कर रहा है। इसलिए इसको एकाणुक और इसको क्या बोलते हैं सर? द्विअणुक बोल रहे हैं। आई सबको बात समझ में? तो यहाँ पर मैं थ्योरी लिख देता हूँ आपके लिए कि इस अभिक्रिया का वेग है वो केवल और केवल कितने अणु पर निर्भर कर रहा है? 1 पर निर्भर कर रहा है ना? तो हम लिखेंगे कि SN1 का अभिक्रिया वेग केवल 1 अणु, और ये याद रखना अभिक्रिया वेग है वो कौन से पद को देखकर निकाला जाता है सर? धीमे पद को। यहां पर आप बोलोगे सर जो तीव्र पद है इसमें कोई इसका रोल ही नहीं है ना? किस पर निर्भर कर रहा है? ओनली धीमे पद पर निर्भर कर रहा है। धीमे पद में कितना अभिकारक है? 1। तीव्र में 2 है, लेकिन तीव्र पर वेग निकालते ही नहीं है। तो SN1 में अभिक्रिया वेग केवल 1 अभिकारक अणु जो कौन है? RX पर निर्भर करता है, इसलिए इसे एकाणुक या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको कि ये 2 पदों में तो हो रही है लेकिन वेग एक ही अणु पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको SN1 या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोलते हैं। और इसमें अभिक्रिया वेग 2 अणु कौन कौन से हैं बताओ भाई? 2 अभिकारक भाग लिया ना, एक तो हेलोएल्केन लिया और एक नाभिक स्नेही लिया, है ना? 2 अणुओं पर निर्भर करता है, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही कारण है टाबरों की इसको SN1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? SN2 बोलते हैं। आई सबको बात समझ में?
इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट कि किसके अंदर क्या हो रहा है, किसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात को कि अभिक्रिया की क्रियाविधि इसके 2 पद है, इसके 1 पद है, लेकिन इसका वेग निर्धारक पद एक ही है जिसके अंदर 1 अभिकारक है। इसके वेग निर्धारक पद के अंदर कितने अभिकारक है? 2, इसलिए इसको द्विअणुक और इसको क्या बोलते हैं सर? एकाणुक बोलते हैं। और क्या क्या अंतर है भाई? और कोई मेरे को अंतर बताएगा सर? और अंतर है कि जो SN1 है, SN1 के अंदर बनता है सर कार्ब धनायन। क्या बनता है सर? कार्ब धनायन। और इसके अंदर SN2 के अंदर क्या बनती है सर? SN2 के अंदर बनती है सर संक्रमण अवस्था, जो अस्थायी होती है। आई सबको बात समझ में? अब आप मेरे को बताओ कि SN1 और SN2 के अंदर जो हेलो एल्केन है वो SN1 सबसे ज्यादा कौन सा देगा सर? 3 डिग्री देगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज्यादा इसलिए देगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। और SN2 है उसमें 1 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज्यादा देगा। इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका ये कारण है कि हमने इसकी क्रियाविधि के अंदर क्या देखा था? ये देखो, इसकी क्रियाविधि के अंदर क्या देखा था कि जो नाभिक स्नेही है वो किधर से आकर आक्रमण कर रहा है? पीछे से आकर, है ना। अगर 3 डिग्री रहेगा, देखो अगर ये पीछे से आक्रमण कर रहा है तो इसको रोकने वाला एक CH3 समूह है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हाइड्रोजन। अगर तीनों के तीनों मुस्टंडे आ जाते, तीनों के तीनों CH3 आ जाते तो OH- को वहीं से डिशुम करके भगा दिया जाता। इसको बोलते हैं त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। कि OH- अगर पीछे से आक्रमण कर रहा है तो उसको रोकने के लिए अगर सिपाही ज्यादा है, CH3 समूह ज्यादा है या 3 डिग्री है तो त्रिविम बाधा ज्यादा लगेगी। तो इस त्रिविम बाधा से बचने के लिए 1 डिग्री है वो सबसे ज्यादा देता है, फिर 2 डिग्री देता है और फिर कौन देता है? 3 डिग्री देता है। ये सबको बात समझ में आई कि इनका जो अभिक्रिया करने की जो दर है वो हेलो एल्केन की सबसे ज्यादा SN1 की 3 डिग्री की है, इसकी 2 डिग्री की है और इसकी 1 डिग्री की है ना। तो यहाँ पर मैं वापस से इनके बारे में कुछ तुलनात्मक अंतर लिख देता हूँ कि SN1 के अंदर तो क्या बनता है, आप एक साथ इनको नोट रखें अपनी नोटबुक के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनसे रिलेटेड एक सवाल पक्का बनेगा, 100% लिख के ले लो तुम। राजस्थान बोर्ड कभी भी SN1 और SN2 को खाली नहीं जाने देती भाई, है ना। जिस प्रकार विराट कोहली हर मैच के अंदर खेलेगा मतलब खेलेगा, है ना, तेंबा बाउमा जैसे कप्तान रहेगा मतलब रहेगा, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या कि SN1 के अंदर होगा क्या, SN1 में यहां मध्यवर्ती क्या बनता है सर? कार्ब धनायन का निर्माण होता है। मध्यवर्ती किसका निर्माण होता है सर? कार्ब धनायन का निर्माण होता है। और इसमें कार्ब धनायन नहीं बनता, इसमें क्या होती है सर? अस्थायी कौन सी अवस्था बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था मतलब Cl जा रहा है, OH आ रहा है, जो आपने देखा था ना वो। अब बताओ ये इसमें क्या बन रहा है सर? मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन रहा है। क्या बन रहा है सर? कार्ब धनायन बन रहा है ना। तो कार्ब धनायन बनेगा तो कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये इनकी स्टेबिलिटी या इनके स्थायित्व का क्या होता है? क्रम होता है। और जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है ना उतनी ज्यादा वो क्या करेगा सर? क्रिया करेगा। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा क्रिया होगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 डिग्री हेलो एल्केन है वो सबसे ज्यादा क्रिया करेगा और फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन है वो सबसे उससे कम करेगा और फिर कौन करेगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन है वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा। ये याद रखें, ये किसका क्रम है? SN1 की क्रियाशीलता का क्रम कि SN1 अभिक्रिया में कौन सा हेलो एल्केन सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा सर? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और इसमें संक्रमण अवस्था बनती है और इसमें नाभिक स्नेही, ये ध्यान रखना, इसमें जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही का कौन सा आक्रमण होता है सर? पश्च आक्रमण होता है। पश्च आक्रमण होता है। और पश्च आक्रमण होगा तो इसकी जो SN2 की क्रियाशीलता है ना, SN2 की क्रियाशीलता क्या होगी भाई? SN2 की क्रियाशीलता होगी ये कौन सी सर? SN2 की क्रियाशीलता है वो 1 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज़्यादा देगा, फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन उससे कम और सबसे कम कौन देगा सर? 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है सर कि जो इसके अंदर है वो क्या है? त्रिविम बाधा। पेन थोड़ा सा अजीब आ गया, ये
पेन दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ले, ये ले लो। इसके अंदर क्या, जो त्रिविम बाधा है ना वो क्या होती है, सबसे कम होगी, क्योंकि त्रिविम बाधा का मतलब है कि ये बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करने पर इसको रोकने वाले कम रहेंगे, इसलिए इसकी त्रिविम बाधा कम होने के कारण सबसे ज्यादा कौन देगा सर, 1 डिग्री। और इसके अंदर सर कैटाइन क्यों नहीं बन रहा, सर ये सबसे ज्यादा 1 डिग्री दे रहा है और 1 डिग्री कैटाइन बनेगा तो वो सबसे कम क्या होगा, स्टेबल होगा ना भाई, सबसे कम स्टेबल होगा। सर इसके अंदर जो है कैटाइन इसके अंदर क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर 3 डिग्री की ज्यादा दे रहा है अभिक्रिया, और 3 डिग्री कैटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या एल्केन सबसे ज्यादा देते हैं, और SN2 है वो कौन देगा, 1 डिग्री एल्केन या एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देगा। अब आपसे मैं पूछूं कि ये क्यों देता है, कारण भी मैंने आपको बता दिया है, क्यों यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा अभिक्रिया देगा। अब क्या होगा कि मैंने बोला कि अगर ऐसे जुड़ा हो कि ये मान लो येलो से लिख देते हैं कि R के साथ F जुड़ा है, R के साथ Cl जुड़ा है, R के साथ Br जुड़ा है, R के साथ I जुड़ा है, कि भाई कौन सा हेलोएल्केन सबसे ज्यादा SN1 और SN2 देगा। तो SN1 और SN2 दोनों अभिक्रिया में हो क्या रहा है, दोनों के दोनों अभिक्रिया में हेलोजन है वो R को छोड़कर जा रहा है, दोनों की दोनों अभिक्रिया में हेलोजन है वो कार्बन को छोड़कर जा रहा है। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे आओगे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे इनका साइज है या आकार है वो क्या होता जाता है सर, बढ़ता जाता है। मान लो ये इतना सा है तो ये इतना होगा, ये इतना होगा और ये सबसे बड़ा होगा, ऐसे ही तो होगा ना। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अब मैं पूछूं कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम बताओ, तो जैसे मैंने इसको मान लिया कार्बन, ये कार्बन है ना, और यहाँ ये कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन, इनका साइज सेम है। अब मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ये क्लोरीन है, भाई क्लोरीन का साइज, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा किसका होगा सर, क्लोरीन का, उससे थोड़ा सा बड़ा किसका होगा सर, ब्रोमीन का, और सबसे बड़ा किसका होगा सर, आयोडीन का होगा। तो देखो पहले इतने से इतना जुड़ा है तो ज्यादा अटैचमेंट रहेगी, जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे इनकी बॉन्डिंग कम होती जाएगी। तो बताओ बॉन्डिंग जिसकी कम हो रही है भाई ये आसानी से छोड़कर जा सकता है, क्योंकि ये छोटी चीज से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा टाइटली बंधा हुआ है, तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी हुई यहाँ पर। ये बॉन्ड जो टूटेगा भाई इसका मकसद क्या है, SN1 और SN2 दोनों का मकसद क्या है कि एक हेलोजन को हटाकर दूसरा जोड़ना है, मतलब हेलोजन को हटाना है। तो कौन सा हेलोजन सबसे ज्यादा हटेगा बताइए आप, है ना। SN1 और SN2 दोनों के लिए सबसे ज्यादा हटेगा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, क्योंकि इनका साइज क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों के जो बीच का जो बॉन्ड है ना वो सबसे ज्यादा क्या होता है सर, वीक होता है, और यहाँ का जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में साइज का डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। आई सबको बात समझ में। तो SN1 और SN2, SN1 और SN2 दोनों के लिए, SN1 तथा SN2 दोनों के लिए हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम दोनों के लिए सेम ही होगा भाई। दोनों में हो क्या रहा है, दोनों में हेलोजन छोड़ के जा रहा है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि इसके अंदर बताओ आप, तो ये मैंने लिखा यहाँ पर CH3F, फिर CH3 क्लोरीन, और फिर CH3 ब्रोमीन, और फिर CH3 आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा कौन देगा सर, सबसे ज़्यादा आयोडीन देगा, क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, फिर ये और सबसे कम ये देगा। तो ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से पूछे तो SN1 सबसे ज्यादा कौन देता है सर, 3 डिग्री देता है, और SN2 सबसे ज्यादा कौन देता है सर, SN2 सबसे ज्यादा कौन देगा सर, 1 डिग्री देगा, सॉरी हाँ SN2 है वो सबसे ज्यादा 1 डिग्री देगा। SN2 के अंदर कार्बोनाइन क्यों नहीं बनता है, SN2 में कार्बोनाइन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि SN2 सबसे ज्यादा 1 डिग्री देते हैं, और 1 डिग्री जो कार्बोनाइन होता है वो क्या होता है सर, सबसे कम स्थायी होता है, या उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है। आई सबको बात समझ में है ना, इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट। अब देखो एक एनसीईआरटी के अंदर और पूछा है कि ध्रुवीय विलायक का क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना जो SN1 अभिक्रिया है ना, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया है, और यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है ना। तो ये तो ध्रुवीय प्रोटॉन दाता विलायक की उपस्थिति में होती है,
की उपस्थिति में संपन्न होगी कि ऐसा ध्रुवीय विलायक जिससे H+ निकले, और ये किसकी उपस्थिति में होती है, ये होती है अप्रोटिक विलायक। ध्रुवीय होगा वो भी, लेकिन वो कैसा होगा, अप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है ये, अप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में। और ध्रुवीय विलायक, ये हमेशा याद रखना आपकी, ध्रुवीय विलायक कौन सा होता है सर, ध्रुवीय विलायक हमेशा रहेगा कौन, ध्रुवीय विलायक हमारा होता है H2O। कौन सा होता है सर, H2O। आई सबको बात समझ में। इसके अलावा सर अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक के अंदर आप मतलब CH2 वगैरह ये सब कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मेन यहाँ पर याद रखना है सर ध्रुवीय विलायक कौन होता है सर, H2O होता है। H2O का क्या प्रभाव पड़ेगा इन दोनों के ऊपर, के जो ध्रुवीय विलायक H2O है इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं इधर कि इसको आप नोट करना है, अगले पेज पे ले लेते हैं कि ये अंतर के अंदर काम में आता है दोनों में। अब अपन देखते हैं यहाँ पर ध्रुवीय विलायक का प्रभाव, ध्रुवीय विलायक का प्रभाव, ध्रुवीय विलायक का प्रभाव। ध्रुवीय विलायक का मतलब क्या, जिसका द्विध्रुव अगुण है ना कुछ हो भाई, है ना भाई, उसके अंदर पोलराइजेशन हो, वो पोलर हो, है ना, ध्रुवीय हो, ठीक है। तो ध्रुवीय विलायक होता कौन है, H2O होता है, ये याद रखना, कौन होता है, H2O। तो SN1 अभिक्रिया में जो ध्रुवीय विलायक H2O है वो मध्यवर्ती कार्ब धनायन से आकर्षण करेगा। भाई H2O के अंदर क्या होता है, H+, भाई H2O ऐसा होता है, देखो H2O है ना, वो ऐसा रहेगा कि O है, O की विद्युत ऋणता ज्यादा है, हाइड्रोजन की उससे कम है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश। SN1 के अंदर बनता क्या है, कार्ब धनायन बनता है। कार्ब धनायन से आकर्षण कौन करेगा, ये ऋणायन करेगा, ये ऋणायन करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर स्थायित्व ज्यादा मिलेगा। अर्थात अगर ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में आप SN1 अभिक्रिया करवा रहे हो तो अभिक्रिया ज्यादा होगी, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा कि SN1 अभिक्रिया में होगा क्या, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, SN1 के अंदर सबसे पहले जो विलायक का प्रभाव है वो किसमें देखेंगे अपन, SN1 में। SN1 में बनता क्या है सर, कार्ब धनायन बनता है, ये याद रखना। तो SN1 अभिक्रिया में जो ध्रुवीय विलायक H2 है वो कार्ब धनायन के साथ में आकर्षण के द्वारा क्या देगा, स्थायित्व देगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि ध्रुवीय विलायक H2O जो हमने लिया है वो SN1 के कार्ब धनायन के साथ आकर्षण के द्वारा स्थायित्व प्रदान करेगा, स्थायित्व प्रदान करेगा। अर्थात ध्रुवीय विलायक का कैसा प्रभाव पड़ेगा सर, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये जो H2O है, ये ऐसे बहुत सारे H2O है, वो अगर किससे आकर जुड़े, वो जुड़े कार्ब धनायन से, किससे जुड़े, कार्ब धनायन से, इससे, तो इससे ये जुड़ेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, इनके बीच में क्या होगा सर, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये कार्ब धनायन कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, क्योंकि ये इसको स्टेबल बना रहा है H2O। इसीलिए ध्रुवीय विलायक का SN1 अभिक्रिया पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये याद रखना आप, कैसा प्रभाव पड़ेगा सर, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्ब धनायन बन रहा है। लेकिन SN2 अभिक्रिया में जो ध्रुवीय विलायक है वो नाभिक रागी पर आकर्षण करके उसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। भाई यहाँ पर क्या होगा, SN2 के अंदर क्या होगा, मैं थ्योरी के अंदर लिख देता हूँ पहले, उसके बाद देखेंगे कि जो SN2 अभिक्रिया है, भाई SN2 के अंदर भाग कौन कौन लेता है। SN2 के अंदर एक तो मध्यवर्ती तो बनने का नहीं है ना, एक तो हेलोएल्केन और साथ में कौन लेता है, नाभिक स्नेही। तो यहाँ पर होगा क्या कि ध्रुवीय विलायक है वो नाभिक रागी पर आकर्षण करके उसके चारों ओर से घेर लेगा और नाभिक स्नेही बहुत भारी हो जाएगा, है ना, बहुत भारी हो जाएगा, तो आक्रमण नहीं कर पाएगा। अर्थात ध्रुवीय विलायक का है वो SN2 पर कैसा प्रभाव पड़ेगा सर, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि ध्रुवीय विलायक नाभिक स्नेही पर आकर्षण द्वारा उसको चारों ओर से घेर लेगा, जिससे नाभिक स्नेही लिखो, NU माइनस लिखो, एक ही बात है, नाभिक स्नेही भारी हो जाएगा,
एवं आक्रमण नहीं कर सकेगा। आक्रमण करना ही तो है भाई, बैक साइड से जाके आक्रमण करना है, तो ये आक्रमण नहीं करेगा तो कौन सा प्रभाव? नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव रेस्पॉन्स आएगा सर ध्रुवीय विलायक का। भाई ध्रुवीय विलायक ये है H+, देखो ऐसे कि ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है ना, और ये H+, ये H+। एक इधर बना देता हूँ कि ऑक्सीजन के ऊपर ये माइनस, ये जल की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर प्लस। ये नाभिक से नहीं है, इसके ऊपर माइनस है, इससे आकर ये जुड़ेंगे बहुत सारे, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा सर? भारी हो जाएगा, नाभिक से नहीं, क्योंकि इसके साथ में आकर बहुत सारे क्या जुड़ गए? H+, को चारों तरफ से घेर लिया। अब घेर लिया तो यहाँ पर होता क्या है? देखो SN1 और SN2 की क्रियाविधि में हमने क्या देखा था? SN1 और SN2 की क्रियाविधि में हमने देखा था कि SN2 के अंदर जो नाभिक स्नेही है वो उठकर जाता है और बैक साइड से जाकर अटैक करता है। तो यहाँ पर बैक साइड से अटैक करने के लिए इसको हल्का होना जरूरी है, और यहाँ पर क्या हुआ सर? यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया सर? भारी हो गया। भारी होने के कारण इसकी जो है क्रियाशीलता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात ध्रुवीय विलायक अगर इसके अंदर मिलाएंगे तो कौन सा प्रभाव आएगा सर? नकारात्मक प्रभाव आएगा। कौन सा प्रभाव आएगा बच्चों? नकारात्मक प्रभाव आएगा। ये सबको बात समझ में आई जी? बिल्कुल पूरी तरह से हमें ये बात समझ में आ गई। SN1 और SN2 है, SN1 है वो कितने पदों में संपन्न होती है? 2 में। SN2 है वो 1 पद में। SN1 में कार्बोधनाइन बनेगा, इसमें संक्रमण अवस्था बनेगी। SN1 के अंदर है अभिक्रिया का वेग केवल 1 पद पर निर्भर करता है। और आप बोलोगे सर कि जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 में भी तो नाभिक स्नेही है, वो आक्रमण करता है, लेकिन वेग निर्धारक पद में केवल कौन है? वेग निर्धारक पद में केवल और केवल हेलोएल्केन है। तो वेग निर्धारक पद में केवल और केवल हेलोएल्केन या कार्बोकेटाइन है, इसलिए इसका कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वेग निर्धारक पद होता है उसी पर ही ध्रुवीय विलायक का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेही है SN1 का, इसके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो ध्रुवीय विलायक H2 है वो किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? SN1 के लिए, और SN2 के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कारण आपको मैंने बता दिया। अब जो SN1 और SN2 अभिक्रिया है, इसके कुछ त्रिविम मतलब 3D के जो पहलू है वो क्या है? ये आपने प्रकाशिक समावयवता में आते हैं, लेकिन इनके बारे में आपको बता देता हूं कि SN1 और SN2 अभिक्रिया के अंदर जो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने यहां पढ़ लिया कि सबसे पहले एक नाम आता है किरेल कार्बन या कायरल कार्बन, है ना। ऐसा कार्बन जो क्या होता है, जिसकी सभी संयोजकताएं, जिसकी चारों की चारों संयोजकताएं हैं, वो कौन पूरी करता है सर? अलग अलग एटम पूरी करता है। जैसे मान लो एक कार्बन है, उसकी एक हाइड्रोजन ने कर दी, एक मेथिल ने कर दी, एक एथिल ने कर दी, एक क्लोरीन ने कर दी, है ना। तो वो कौन सा कार्बन हो जाएगा सर? वो किरेल कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। हमने SN1 अभिक्रिया के अंदर क्या देखा था? SN1 अभिक्रिया के अंदर हमने क्या देखा? SN1 में यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं? इनके कुछ त्रिविम पहलू देख लेते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इसका मैं अलग से और एक आपको मतलब प्रकाशिक समावयवता का है वो अलग से अपन एक सेशन कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं त्रिविम पहलू क्या क्या है। जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 में हो क्या रहा था, इसको एक बार मिटा देते हैं। एक बार इसको पूरे को साफ करो भाई। देखो इधर यहाँ पर क्या देखें? त्रिविम पहलू। त्रिविम पहलू के अंदर देखो जो SN1 अभिक्रिया है हमारी, SN1 अभिक्रिया में मैंने क्या बोला था कि जैसे मान लो कि ये कार्बन है, इसमें यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? C2H5, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्या? Br। ये Br है, ये किधर जुड़ा रह सकता है सर? ये आगे भी रह सकता है या पीछे भी रह सकता है ना। ये मान लो ऐसे हो गया, तो इसका अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं, मतलब इसको अगर मैं कांच में देखूं तो ये कैसा दिखाई देगा? ये CH3 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, और ये C2H5 है इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये कार्बन पहली बात तो किरेल कार्बन हो गया। किरेल कार्बन के ऊपर स्टार लगाते हैं, ध्यान रखना। देखो इसकी संयोजकता एक कार्बन CH3 ने, एक इसने, चारों संयोजक बैलेंस अलग अलग पूरी कर रहा है ना, अलग अलग एटम, तो इसको किरेल कार्बन बोलते हैं। और यहाँ पर जो किरेल कार्बन या किरेल कार्बन से जो बना है वे अणु जो एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब देखो, जैसे मैंने इसको उठाया और इसके ऊपर ले जाकर एज इट इज रखा, तो ये पूरा इसको ढकेगा क्या भाई? ये है, इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया, तो ये पूरा एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। तो ये एक दूसरे को पूरा नहीं ढक पा रहे हैं, तो ये कौन सा अणु हो गया सर? ये किरेल अणु हो गया। कौन सा अणु हो गया? किरेल अणु। और अकिरेल अणु क्या होते हैं कि वे अणु जो एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंब है वो पूरी तरह से क्या हो जाए? अध्यारोपित हो जाए, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से समावयवी है? ये ध्यान रखना, ये दर्पण प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। कौन से समावयवी होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब समावयवी।
कि ये एक दूसरे के कौन से समावेवी है, दर्पण प्रतिबिंब मतलब लेफ्ट वाला भाग राइट हो गया, राइट वाला भाग कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया, है ना। अब दर्पण प्रतिबिंब को बोलते हैं सर एनंशियोमर, क्या बोला जाता है कि एनंशियोमर। जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं सर, एनंशियोमर बोला जाता है। और वो दोनों एक दूसरे के ऐसे समावेवी होते हैं जो एक दूसरे पर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं एनंशियोमर्स। और ये एनंशियोमर्स है जिसके अंदर 50% तो ये डी समावेवी बनता है, 50% कौन सा बनता है, एल समावेवी बनता है। डेस्ट्रो और लिवो बोलते हैं इनको। ये जो डेस्ट्रो और लिवो होता है क्या है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के, ये जो डी है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसा घुमा देता है, क्लॉकवाइज घुमा देता है। और ये कैसा घुमा देता है सर, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि जैसे आप प्रकाशिक समावेता पढ़ते हो उसके अंदर एक प्रकाश मतलब बिंब होता है या प्रकाश का एक यंत्र स्रोत होता है, उसके अंदर आप जैसे इस यौगिक को रखते हो तो प्रकाश का जो दिशा है अगर वो घड़ी की दिशा में हो जाए तो डेस्ट्रो डी बनेगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो लिवो बनेगा। तो हमने SN1 के अंदर क्या देखा था, SN1 के अंदर हमने ये देखा था कि 50% चांस है, 50% चांस क्या है नाभिक स्नेही के, ये देखो ये देखो ये देखो ये यहाँ पे देखो, है ना, थोड़ा पीछे और पीछे, ये देखो 50% चांस इसके हैं आगे से अटैक करने के और 50% चांस है पीछे से अटैक करने के। 50% डी समावेवी और 50% कैसा समावेवी, एल समावेवी बन गया। आई बात समझ में, 50% डी बन गया और 50% कैसा बन गया, एल। 50% घड़ी की दिशा में घूम रहा है, 50% घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के गुणन कोण को, मान लो ये इतना इधर घुमा ये इतना इधर घुमा, तो एक दूसरे का क्या हो गया सर, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सर बाह्य प्रतिकार। क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिकार। तो यहाँ पर जो SN1 के अंदर जो रेशमिक मिश्रण बनता है वो कैसा हो जाता है सर, अक्रिय हो जाता है या शून्य प्राप्त होता है हमें गुणन कोण, इसको क्या बोलते हैं सर, बाह्य प्रतिकार बोला जाता है। ठीक है, और ये अब वापिस इसको यहाँ लिख देता हूं मैं कि सॉरी एक सेकेंड, अब देखो त्रिविम बेलो वाले को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर ये था हमारे पास में, तो ये जो क्लॉकवाइज है ना ये 50% क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये 50% कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको SN1 वाली रेशमिक मिश्रण वाली बात बता रहा हूं कि 50% आगे से जुड़ सकता है, 50% पीछे से जुड़ सकता है। ये मान लो Br इधर से जुड़ा, ये Br किधर से जुड़ा, पीछे से जुड़ा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के घूर्णन कोण को, ये दोनों के दोनों एक दूसरे का जो घूर्णन कोण है, घूर्णन कोण को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। भाई ये इतना जिधर घूमेगा ना ये इतना का इतना उधर घूम जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सर, बाह्य प्रतिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिकार। आई सबको बात समझ में। और जो SN2 अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया में क्या होता है सर, विन्यास का प्रतिपन होता है। क्या होता है, विन्यास का प्रतिपन। क्योंकि वहां पर जो जैसे मान लो कि ये मेरे पास में है कार्बन, ये CH3, ये मैंने जोड़ा हाइड्रोजन, ये मैंने जोड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने Cl लिखा। अब ये जो OH आकर जुड़ेगा ये पीछे से आकर जुड़ेगा, तो पहले माइनस इधर था, अब माइनस का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। तो ये CH3, ये यहाँ पर CH3, ये सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या लगा सर, यहाँ पे लग गया OH माइनस। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन। क्या बोला जाता है सर, विन्यास का प्रतिपन, या क्या बोलते हैं इसको, वाल्डन प्रतिपन बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर, वाल्डन प्रतिपन, जो कौन सी अभिक्रिया के अंदर देखने को मिलता है, SN2 में। SN1 में तो आपको रेशमिक मिश्रण मिलेगा, SN2 में क्या मिलेगा आपको, वाल्डन प्रतिपन मिलेगा। ये आपकी SN1 और SN2 अभिक्रिया से जुड़ी हुई मैंने आपको कंप्लीट बातें यहाँ पर बता दी। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा। एक बार से मैं वापस बता देता हूँ कि SN1 और SN2 क्या होता है। SN1 अभिक्रिया है वो 2 चरणों में होती है, SN2 है वो 1 में होगी। SN1 में कार्ब धनायन बनेगा, SN2 में संक्रमण अवस्था बनेगी। SN1 का वेग निर्धारक पद में 1 अणु होगा, SN2 में कितने होंगे, 2 होंगे, इसलिए इसको एकाणुक, इसको द्विअणुक बोलते हैं। इसमें रेशमिक
में एक मिश्रण मिलता है, इसमें विन्यास का प्रतिपन या क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन होता है, वो ध्रुवीय प्रोटीन दाता विलायक में होती है, ये अप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्रुवीय विलायक रहेगा तो उसका निष्क्रिय प्रभाव पड़ेगा। आई सबको बात समझ में। जो 3 डिग्री हेलो एल्केन है वो सबसे ज्यादा SN1 देते हैं और SN2 सबसे ज्यादा 1 डिग्री देते हैं। कारण जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि SN2 में त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, और SN1 के अंदर है कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, वो मैटर करती है, और कार्बोनाइन सबसे ज्यादा कौन सा होता है सर, 3 डिग्री स्टेबल होता है। आई सबको बात समझ में। आप इसको लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको इसके बारे में बताएं और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, और फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।